हाँ ठीक। आज सेशन आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। क्या आप असके आपसे किसने पूछा था क्वेश्चन वाला? ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। ए फिक्स्ड वायर ए बी कैरीज अ करंट आई, an electron is moving parallel to this wire as shown in the figure. In which direction does the electron tend to move? इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? Whether the electron will move towards the wire or away from the wire. That is what the question wants to say. कि इलेक्ट्रॉन या तो अट्रैक्ट हो जाएगा ए बी की तरफ या रिपल्शन होगा इसमें, राइट? तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से समझेंगे। सबसे पहली बात ये उठती है, करंट कौन सी वायर में फ्लो कर रहा है? ए बी में। तो करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के कारण क्या क्रिएट होगा? क्या क्रिएट होगा? टेल मी। करंट क्रिएट्स व्हाट? तो सारा पढ़ाना ही बेकार हो गया। मैग्नेटिक फील्ड, राइट? नाउ जस्ट सी, द वायर इज अवेलेबल लाइक दिस, इजंट इट? इस तरीके से वायर, जहां आप बैठे हैं अपने सीधे हाथ से इस तरीके से देखें, राइट? योर राइट हैंड, ये है ना, ठीक है? इस तरीके से देखें आप, और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट? यूज योर राइट हैंड and go sideway, and current is moving from A to B. A is towards you, B is away from you. क्या ये बात क्लियर है? So as the current is moving in this direction, I'll be using the right hand thumb rule. The thumb represents what? Thumb represents the direction of current in the wire. Then the curvature of my finger is moving in the downward direction. That means the direction of magnetic field would be into this paper. The direction of magnetic field would be into this paper. Or the direction magnetic field will be entering into the given sheet. क्या ये बात क्लियर है? डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, that means this electron is under the influence of this magnetic field. नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट हो रही है इसकी, right? So electron, which is a charged particle, right, is moving. So obviously when electron is moving, it creates its own magnetic field that interact with the magnetic field of the current carrying conductor AB, due to which the two magnetic field interacts together, leading to the development of a force that should be experienced by this electron, and this electron may be attracted or repelled. That's what we need to find out. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, पहला स्टेप क्या था? मैंने ए बी में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल फाइंड आउट किया। क्लियर है? और मुझे पता लग गया that this electron is under the influence of magnetic field produced by AB, and the direction of the magnetic field produced by AB is actually at an angle of 90 degree, at an angle of, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, इस तरीके से आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, राइट? अब मुझे कौन सा रूल लगाना चाहिए? विच रूल शुड आई अप्लाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेविएट करेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे हम। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में 90% क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती करते हैं 12th क्लास के, क्योंकि ये क्वेश्चन 10th का नहीं है, 12th क्लास का क्वेश्चन है। क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू हम करंट की डेफिनेशन देते हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ द न्यूटन फोर्स, करंट की डेफिनेशन। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में पूछा था ये क्वेश्चन आपको क्यों दिया। क्या इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर C स्टैंड्स फॉर व्हाट? सेंट्रल फिंगर स्टैंड्स फॉर व्हाट? डायरेक्शन ऑफ करंट और द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
लेकिन इफ अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, isn't it the direction of current would be opposite to the direction of motion of electron? तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहा हूं, राइट? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते समय फोर फिगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, राइट? जस्ट सी, इस तरीके से मैंने अपने हाथ को रखा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रॉन अगर सीधा जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ है, इन डायरेक्शन अपोज, द सेंटर फिंगर इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, हम किधर पॉइंट कर रहा है? टुवर्ड्स द राइट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स द राइट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो यहां दिखाई दे रहा है उसका राइट साइड ये है, दिस इज राइट साइड ऑफ इट, दिस इज लेफ्ट साइड। दैट मींस द इलेक्ट्रॉन will move away from the conductor AB, and hence there occurs a repulsion। यहां पर क्या होगा? रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन would be repelled by the current carrying conductor AB, so the force experienced by the electron will take the electron away from AB। आंसर क्लियर हुआ? हाँ बेटे भाई, इसीलिए तो कह रहा हूं ये क्वेश्चन 12th क्लास। नहीं नहीं नहीं, आपने फिर गलत ले लिया। मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन सीधी जा रही है, इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है, लेकिन आप ये देखो जो करंट है, इस करंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। एबी वायर के अंदर करंट के कारण अपनी मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? और इलेक्ट्रॉन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें यहां पर क्या देखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर एबी, वो तो परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर हुई या नहीं? जो ए, हाँ एंगल, वही तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। मैंने जब आपको बताया था तो ये कहा था कि दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जो एबी की मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो अभी शगुन ने क्वेश्चन पूछा, ये समझ आया? व्हाट शी वांट्स टू से कि अगर इलेक्ट्रॉन यू मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे तो कोई फोर्स लगनी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तब नहीं लगती जब करंट की जो डायरेक्शन, जो ए बी है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के पैरेलल होती। क्या वो पैरेलल है? माय क्वेश्चन इज टू यू। क्वाइट ऑब्वियस है। It may be at an angle 90 degree or maybe at some other angle, due to which the electron definitely experiences a force, and that force will take the electron to move away from AB। Clear हुआ? क्या अगले क्वेश्चन पे जांच किया? क्लियर है बेटा? आज आप पिच लो कर रहे हो, आपकी वॉइस नहीं आ रही इतनी। समझ आया मैंने क्या कहा? आप ही का प्रॉब्लम है बेटा, आपको तो बोलना चाहिए। ये सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन अगर 10th में आ गया ना तो अगले दिन न्यूज़पेपर में आ जाएगा। इट्स नॉट मेंट फॉर द 10th क्लास। हाँ बेटा जी, नहीं कोई बात, आई डू अंडरस्टैंड। तो एरियल यंग इलेक्ट्रॉन, वाह, ये ह्यूमन बना दिया।
Aerial, a young electron runs away from home and heads towards south. Here is the name of the person, right? A young electron, यानी एक इलेक्ट्रॉन ह्यूमन की तरह एक्ट कर रहा है और वो कहाँ भाग रहा है? अपने घर से किधर की तरफ जा रहा है? वो साउथ की तरफ जा रहा है। तो भागना तो सीधा ही होगा, तो किस डायरेक्शन? घर किधर है? वेयर इज हाउस? इज मूविंग टूवर्ड्स साउथ, तो कहां से किधर मूव कर रहा है? गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ और नॉट? प्लीज टेल मी। Aerial, a young electron runs away from home and heads towards south. That means moving from starting point of motion is his home or her home. Aerial नाम से पता नहीं लग रहा कि मेल है फीमेल है, राइट? वहां से वो चल रहा है अपने घर से, तो नॉर्थ से चल रहा है टूवर्ड साउथ। भाई इतना क्लियर है? तो आफ्टर सम टाइम हुआ क्या, जैसे जैसे वो इस तरीके से मूव किया ना, शी है, ही नहीं लिखा हुआ है, राइट? आफ्टर सम टाइम शी एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से आते मान लिया यहां से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रही है, वो शी इज फॉलोइंग दिस वन, दिस पाथ। द मोमेंट शी एंटर्स, बीइंग एन इलेक्ट्रॉन, एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, शी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट हुई, एंड हेंस शी विल फेस ए फोर्स, एन इनविजिबल फोर्स टूवर्ड्स ईस्ट, जो उसे ईस्ट डायरेक्शन में लेगा। मतलब जैसे ही she enters into the magnetic field, already existing magnetic field, she experiences a force due to which she deviates towards east direction, right? In which direction was the magnetic field pointing? क्या वो साउथ की तरफ है, टूवर्ड्स नॉर्थ? देखो इस टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स वेस्ट, या अपवर्ड या डाउनवर्ड? टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स वेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड? क्या बात है, आई थिंक सो यही आंसर होना चाहिए। क्या ये सबको क्लियर है? सामने से आ रहा है, शी इज रनिंग इन फ्रंट ऑफ, मतलब मेरे तरफ आ रही है, शी इज मूविंग टुवर्ड्स मी लाइक दिस, शी इज द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, शी इज एक्टिंग एज अ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी फ्रॉम, शी इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, द थंब इंडिकेट्स टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। अपने लेफ्ट हैंड को उठाओ ना, थंब ईस्ट डायरेक्शन में है, तो क्वाइट ऑब्वियस है अपने आप आपकी फोर फिंगर किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? ऊपर की तरफ, अपवर्ड। क्लियर? हाँ, तो ये इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दे दिया। ठीक है शगुन, ये आपका क्वेश्चन भी हो गया, वो समझ में आ गया था। इक्वल लेंथ, रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन, हाँ क्या बताओ? नहीं, रेजिस्टेंस होता है बेटा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो दिस इज एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। प्लीज सभी क्वेश्चन सुने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर टू वायर्स ए एंड बी, दोनों वायर्स की लेंथ इक्वल है। मान लिया इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है, दोनों की लेंथ इक्वल है, राइट? दोनों के रेजिस्टेंस भी इक्वल है। ये L1 लेंथ वायर 1 की है, L2 लेंथ वायर बी की है, दोनों की लेंथ सेम है, इसलिए मैंने L कह दिया। दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, R कह दिया। लेकिन रेजिस्टिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ B।
तो विच वायर इज थिकर एंड वाई, कौन सी थिकर है और क्यों है? दोनों वायर्स की लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, जरूरी थोड़ा ना कि नेचर ऑफ मटेरियल भी सेम हो सकता है कॉपर की हो, एक एल्यूमिनियम की हो सकता है एक एलॉय हो, एक एलॉय से बनी हो, एक नॉर्मल कंडक्टर हो। अब रजिस्टिविटी ए की, रजिस्टिविटी स्पेसिफिकली किस बात पर डिपेंड करती है, मैंने आपको बताया था, नेचर ऑफ मटेरियल। तो यहां पर रजिस्टिविटी ए की बी से ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड, क्योंकि रजिस्टिविटी भी तो बेसिकली रेजिस्टेंस ही होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बी। तो क्वाइट ऑब्वियस है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए का रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो इस केस के अंदर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, क्योंकि रेजिस्टिविटी ए की ज्यादा है बी से, नेचर और मटेरियल दोनों का अलग अलग है, इसका रीजन होगा बिकॉज ऑफ द different nature of material, as the two wires are made up of different nature of material, that makes the resistivity of one greater than the other. So quite obvious in that case the wire A is thin as compared to B. तो थिक कौन सी हुई? B हुई। क्लियर शगुन? बेटे इसका उसके थ्रू आंसर नहीं देंगे ना हम, इसका नेचर मटेरियल के थ्रू देंगे, या मैं नेचर ऑफ मटेरियल से थिकनेस पता नहीं लग रही, नेचर ऑफ मटेरियल से ये पता लग रहा है कि वो कंडक्टर है, एक एक्सीलेंट कंडक्टर है या एक नॉर्मल कंडक्टर है, ये तो पता लगेगा ना। Nature of material provides us what? Nature of material provides us the information about the existence of free electron in every atom. Silver is considered to be the best conductor क्योंकि उसके हर एटम में दो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इंसुलेटर को हम कहते हैं कि भाई वो बैड कंडक्टर है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो जहां तक ए और बी दो वायर्स का सवाल है, दोनों वायर्स की जो एटम्स हैं उनके अंदर एक के अंदर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी एज कंपेयर टू बी, राइट, अलग अलग है for the flow from one atom to another atom. Clear beta? So that would be the answer of this question. एक और क्वेश्चन है, ये तो सभी देखो, इस क्वेश्चन को आज मुझे कराना भी था। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर, इमेजिन imagine that you are sitting in a chamber with your back one wall. Imagine that you are sitting in a chamber, imagine that you are sitting in a chamber with your back one wall. Imagine that you are sitting in a chamber with your back to one wall. नहीं, मुझे सबको कराना बेटा क्वेश्चन। A proton, comma, moving horizontally, a proton moving horizontally from back wall towards the front wall. A proton moving horizontally from the back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field, is deflected by a strong magnetic field to the right side, is deflected by a strong magnetic field to the right side. What is the direction of magnetic field? What is the direction of magnetic field? यही क्वेश्चन लखमीर सिंह के अंदर प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, बस रेस्ट एंटायर स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिकल। करिए, गिव मी द आंसर। थिंक
क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई टू क्रिएट द आंसर ऑन योर ओन। इमेजिन कि जहां आप बैठे हो, आपकी बैक वॉल से एक प्रोटॉन चल रहा है और फ्रंट वॉल आपसे पेनिट्रेट करते हुए फ्रंट वॉल की तरफ जा रहा है। प्रोटॉन वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण राइट साइड में चला गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन? Excellent. C. Central finger represent the direction of motion of proton. Proton is a positively charged particle. बैक से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और फ्रंट में जा रहा है, तो दिस सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोटॉन। As this proton gets deflected towards the right direction, तो ऑटोमेटिकली मेरी फोर फिंगर किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? सब सबको समझ में आ गया? सभी प्रेजेंट है ना? आज सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट इसके अंदर? आप समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन और लिखिए। A stream of positively charged particles, a stream of positively charged particles moving towards west, a stream of positively charged particle moving towards west is deflected by, moving towards west is deflected, moving towards west is deflected towards north, is deflected towards north by a magnetic field. A stream of positively charged particle, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट is deflected towards the north by a magnetic field. What would be the direction of magnetic field? What would be the direction of magnetic field? निकालना है, करिए। Moving towards west, a stream of positively charged particles moving towards west is deflected towards north by a magnetic field. What would be the direction of magnetic field? Direction would be outward. No. या चार ऑप्शन है, मैं ऑप्शन बता देता हूँ, पहले ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। टुवर्ड्स साउथ लिखो, टुवर्ड्स साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या टुवर्ड्स साउथ है, डाउनवर्ड है, टुवर्ड्स ईस्ट है, या फोर्थ अपवर्ड है। डाउनवर्ड। शगुन आपका अपवर्ड। और कोई और? दिव्यांशु तुमने क्या बताया था? आउटवर्ड है ही नहीं ना ऑप्शन, इन चार में से कौन सी ऑप्शन है?
अपवर्ड टुवर्ड्स ईस्ट, डाउनवर्ड या टुवर्ड्स साउथ? हाथ घुमाओ अपने आप, देखो जो हो रहा है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। हाँ, क्या कहा तुमने दिवांशु? वेस्ट में मूव कर रहे हैं बेटा। ये देखिए, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। ये वेस्ट हो गई, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। सेंट्रल फिंगर इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट, thumb is directing towards north, thumb is directing towards north। तो मेरी फोर फिंगर किधर है? What? तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, अपवर्ड डायरेक्शन इज करेक्ट। अपवर्ड होगा इसके इसका आंसर। आप खुद लो ना अपनी सेंट्रल फिंगर को, आप वेस्ट डायरेक्शन की तरफ लेके चलो। अगर आपने सामने नॉर्थ रखते हो, अपने पीछे साउथ रखते हो, आपका लेफ्ट हैंड वेस्ट है और आपका राइट हैंड ईस्ट है, तो सेंट्रल फिंगर जो है आप उसे अपने लेफ्ट हैंड के सेंट्रल फिंगर को वेस्ट डायरेक्शन में रखो, और वहां से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डेविएट हो गया थम, थम है नॉर्थ में, थम नॉर्थ में है या नहीं? तो फोर फिंगर किधर है? ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अपवर्ड। क्लियर? तो सभी को समझ आ रहा है ना? जा, तुमने सारी क्लास अटेंड की है बेटा? नियति, आपको समझ आ रहा है? आई होप ये समझ आ रहा होगा सबको या नहीं? प्लीज टेल मी। अभिनंदन, आदित्य, आयुष, ऋषिता, अंशिका, आगे चलें। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी बनेंगे, दैट वी विल सी। राइट, कल की क्लास में हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे, और जो सेकंड पार्ट है इसका उसको कवर करेंगे। लेकिन उसे कवर करने से पहले, वहां तक पहुंचने से पहले, इस चैप्टर का जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लास्ट पार्ट है उसे आज हम कवर करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन है, और प्लस कुछ क्वेश्चंस मैं सामने कराऊंगा कि क्या आ सकते हैं, और कल का सेशन मतलब इसके रिलेटेड जल्दी ही खत्म हो जाएगा। राइट, और देन वी लुक आफ्टर द अदर थिंग, periodic classification of element. How many of you have covered electric motor in your respective schools? समझ आ गया बेटा? सबको समझ आ गया इसका काम क्या है, कैसे काम करता है सब? जिसने, ठीक है, अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भाई पक्का आएगा ये क्वेश्चन। आपको डायग्राम दे देंगे, और आपसे ये जो लिखा है ना, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन, ये सब आपको खुद क्रिएट करनी है। एक्स वाई क्या होता है, उनका रोल क्या होता है,
राइट, पीके और कार्बन ब्रशेस का क्या रोल है एक्सेट्रा। मोटर क्या होती है? मोटर जो पानी को टंकी में पहुंचाती है उसे मोटर कहते हैं नहीं। जो पंखे की ब्लेड्स को घुमाती है वो मोटर है। ब्लेड्स ऑफ द फैन मूव किसके कारण कर रहे हैं? मोटर लगी हुई है ना उसके कारण। वॉशिंग मशीन, द रोटर ऑफ द वॉशिंग मशीन रोटेट्स because of the motion, because of the motor inbuilt in it, right? जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, वो अपना काम किसके कारण करता है? क्योंकि उसके अंदर भी मोटर लगी हुई है। तो मोटर इज द की concept, is the, I can say that it is a common part of all these electrical devices, right? Held responsible to drive various machines. Just for example, if I'm talking about the fan, the motor in the fan drives the blades of the fan, right? The motor of the washing machine drives the drum of the washing machine. इसी तरीके से the water motor is responsible to push the water in the upward direction so as to convert the electrical energy into kinetic followed by potential. इन सभी के अंदर क्या कॉमन है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, राइट? So what do you mean by motor? Electrical motor is a device that converts the electrical energy into mechanical energy, right? The motor is responsible to drive various machines attached to it. In all these machines, there is a common part known as the shaft. The shaft of the rotor, or we can say the shaft of the rotor of the motor, rotates, which in turn drives the various machine. जैसे इसे मैं शाफ्ट कहूंगा। अगर ये शाफ्ट घूमेगा, ये शाफ्ट क्या है? सॉलिड मेटेलिक सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द मोटर। अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और इसके साथ अगर ब्लेड्स ऑफ द फैन अटैच्ड हैं, तो ब्लेड्स ऑफ द फैन भी कैसे मूव करेंगे? Obviously, अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ब्लेड्स ऑफ द फैन आल्सो रोटेट्स क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हाट द शाफ्ट डज, द शाफ्ट क्रिएट्स मोशन, circular motion, right, in the blades of the fan, in the drum of the washing machine, so on and so forth. क्या ये बात क्लियर हो गई? तो what do you mean by electrical motor? Electrical motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy and is based on the concept of electromagnetism. इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल बिहाइंड इट? जो अभी तक हमने पढ़ा है पिछली 4 क्लास के अंदर, 3-4 क्लास में। द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग द मोटर स्टेट्स दैट whenever a current carrying conductor is moved under the influence of uniform magnetic field, a force acts onto it. मैं दोबारा बोल रहा हूं इस बात को। अभी हमने देखा ना, कभी भी कोई कंडक्टर, मैं किकिंग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं। किकिंग एक्सपेरिमेंट याद है आपको? लास्ट क्लास में मैंने बताया था। The entire kicking experiment is basically the explanation for the creation of motor. kicking experiment के अंदर इस तरीके की वायर लटकी हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड यू शेप मैग्नेट का था, तो उसमें करंट जब जा रहा था तो करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, यू शेप मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण वो किक कर रहा था या तो मेरी तरफ या आपकी तरफ। That means the current carrying conductor experiences a force. तो मैं कह सकता हूं whenever a current carrying conductor, a current carrying conductor is placed under the influence of uniform magnetic field, U shape magnet की तो magnetic field uniform है, it experiences a force. It experiences, current carrying conductor experiences a force. क्या ये सेंटेंस समझ आया? देखो प्रिंसिपल लिखिए मोटर का। It states that whenever a current carrying conductor, it states that whenever a current carrying conductor is placed under the influence of uniform magnetic field, whenever a current carrying conductor is placed under the influence of uniform magnetic field, a force acts onto it. A force acts on it. A force acts on it. अब जो मैंने कहा है
उसको एक बिल्कुल हल्की सी एक बहुत ही मेन एस्पेक्ट से समझ लेते हैं। वो ये है कि मान के चलो हॉर्स शू मैग्नेट है, एक इधर भी है एक इधर भी है, बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा अपने सामने। तो आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायग्राम बनाएंगे, फिर कंस्ट्रक्शन की पूरी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फिर वर्किंग की लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे, एंड दैट एंड्स अप द एंटायर आंसर। तो पता लगा 2 पेज में आंसर खत्म किया, उस क्वेश्चन ने ही 15 मिनट्स ले लिए, और बाद में आके बाहर पेपर को कोसना शुरू कर दिया कि पेपर लेंथी था। ऐसी गलती नहीं करनी है आपने। अगर ये है क्वेश्चन ऐसा लिखा रहा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सीधा डायग्राम बनाओ, डायग्राम के 3 नंबर है, डायग्राम के 3 नंबर। किसी ने डायग्राम बना के छोड़ दिया, 3 मार्क्स पक्के हैं उसके। 1 नंबर है प्रिंसिपल का, और 1 नंबर है उस कथा का, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन दोनों आधा आधा नंबर हो गए। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन ही 3 to 4 मार्क्स की है, और वर्किंग 1 नंबर का है। जो डायग्राम आपने बनाया है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, एज शोन अबव। उस टीचर को आपने समझाना नहीं है कि कंस्ट्रक्शन में कहां क्या चीज लगी हुई है, कंस्ट्रक्शन एज शोन अबव, क्योंकि बना दिया भाई तुमने कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन दिखाने से समझ आएगा। टीचर को पता है कि कंस्ट्रक्शन क्या है, तो आपने क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन की पूरी कहानी नहीं लिखनी जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो मैं समझा रहा हूँ आपको कंस्ट्रक्शन। एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में लिखना क्या, एज शोन अबव। प्रिंसिपल 1 लाइन में मैंने लिखवा दिया। वर्किंग ज्यादा से ज्यादा 25, 30, 40 सेंटेंस में कंप्रेस करो, सो दैट 5 नंबर के क्वेश्चन आपका खत्म, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट के अंदर खत्म। क्या ये बात समझ आई जो मैं कहना चाहता था? नाउ अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले तो मोटर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, राइट, उसे हम देखते हैं। ए मोटर कंसिस्ट ऑफ, डायग्राम में आप बनाने के बाद लिखेंगे कंस्ट्रक्शन एज शोन अबव, प्रिंसिपल 1 सेंटेंस में, वर्किंग ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 वर्ड्स के अंदर खत्म कर देंगे, 5 to 7 सेंटेंसेस में। पूरी लंबी डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है, इट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, फाइन। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बड़े आराम से समझते हैं, ये बहुत टिपिकल पार्ट है। ढंग से समझ आ गया तो आप इसका कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यू विल बी एबल टू आंसर इट राइट विद इन नो टाइम। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ, यहां देखिए, हॉर्स शू मैग्नेट, इस तरीके की, या इसे परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट मतलब जो हॉर्स शू टाइप की दिखती है, एक इस तरफ रखी हुई है, इमेजिन करो, एक इस तरफ, जैसे नॉर्थ और साउथ दिखा हुआ ना यहाँ पर, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? अब बुक यहाँ पर जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको शायद आपके राइट साइड में नोट्स दिखाई दे रहा है या लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है? लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, राइट, दैट्स ग्रेट। मेरे भी लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट इसका जो मेन इक्विपमेंट है वो क्या है, ए मोटर कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट। एक, दो, आप अपने सामने ऐसे ही रखो, 1 मैग्नेट, 2nd मैग्नेट, राइट हैंड को नॉर्थ ले लो, राइट हैंड के हिस्से को नॉर्थ, लेफ्ट हैंड के को साउथ। क्लियर, इमेजिन तो करो ऐसे, इस तरीके से, राइट। द राइट हैंड ऑफ योर indicates the north part of the horseshoe and the left hand represents the south part of the same. Clear है? अब एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं, देखो ध्यान से, इधर देखिए प्लीज, सबका फोकस ऐसे होना चाहिए। आपने इमेजिन कर लिया, फिजिक्स को समझना है तो इमेजिनेशन शुड बी एक्सट्रीमली गुड। रेक्टेंगुलर कॉइल में ये जो मेरी 2 फिंगर हैं, आप भी अपनी दोनों फिंगर्स इस तरीके से ले सकते हैं। तो आपकी जो राइट हैंड वाली फिंगर है, मैं बात कर रहा हूं कौन सी, जो 4 फिंगर की बात कर रहा हूं, दोनों हाथों की 4 फिंगर की बात कर रहा हूं। तो आपकी जो राइट हैंड की फिंगर है, राइट,
उसको आप यहां पर कंसीडर करके चलेंगे ए, यदि ए दिखाई दे रहा है ना, यहां पर ये लिखा हुआ नहीं है, दिस ए, द एंड ए, और लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर को आप लेंगे डी, यानी कि द फोर फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, राइट, अपने आप में ये पूरी फिंगर है एक तरीके से that represents one arm of the rectangular coil, one arm of the rectangular coil, A B, A B C D। ये नॉर्थ था आपके राइट हैंड साइड वाला, ध्यान रखना है आपको, ये साउथ है, ये A to B और ये C, ये D। That means the forefinger of your left hand represents the D. That means this entire forefinger represents the left arm of the rectangular coil, and the name of the left forearm, ये forefinger sorry, का क्या नाम होगा? A, B, C और D. This is CD और ये क्या हुआ? AB. क्लियर है ये बात? The pair of four fingers pointing outwardly from you, right? The right forefinger represents the length AB. The left forefinger represents the length CD. Right? क्या ये बात क्लियर है? अब ये A है, ये B है, सॉरी ये D है, ये A, B, C, D, मैं 4-5 बार रिपीट कर चुका हूं उस बात को। अब ये जो A एंड है और ये जो D एंड है, एंड A एंड D, right, of the pair of arms of this rectangular coil are permanently welded with a pair of half copper rings। कैसे? अब ये जो A एंड है और ये जो D एंड है, एक पूरी ना कॉपर रिंग ले ली मैंने, होलो कॉपर रिंग, इस कॉपर की सर्कुलर वायर ले ली, बीच में से अलोंग इट्स डायमीटर कट कर दिया, तो दो सेमी सर्कल बन गए या नहीं बन गए? उसके एक सेमी सर्कल का नाम दे दिया मैंने X, दूसरे का नाम दे दिया मैंने Y। तो ये जो हाफ सेमी सर्कल, मतलब जो हमारे पास हाफ सर्कल आया, यानी कि सेमी सर्कल आया, जिसको मैंने X कहा है, उसको A के साथ परमानेंटली वेल्ड कर दिया, और ये जो Y आया दूसरे वाला, उसको D के साथ परमानेंटली वेल्ड कर दिया। इमेजिन कर लो जो मैंने कहा है, and A and D of the rectangular coil are permanently welded with a pair of half copper ring named as X and Y as shown in the figure, X and Y as shown in the figure। These pair of half copper ring X and Y are known as commutator rings। इनको हम क्या कहते हैं? commutator rings। मैं लिखवाऊंगा इस बात को। फिलहाल ये कहो कि उसे X कहते हैं, दूसरी को Y कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? परमानेंटली वेल्ड कर दिया ना, एक वायर, एक सर्कुलर वायर को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ए एंड है ना, ये ए एंड के साथ परमानेंट वायर के साथ वेल्ड कर दिया, वहीं से परमानेंट चिपका दिया हाफ कॉपर रिंग को ए के साथ, और वाई को चिपका दिया हमने डी के साथ, मतलब वेल्ड कर दिया ना। वेल्डिंग का मतलब क्या? परमानेंट कनेक्ट कर दिया। द एक्स इज परमानेंटली कनेक्टेड टू ए एंड वाई इज परमानेंटली कनेक्टेड टू डी। ये डायग्राम से समझ में आने वाली बात नहीं है, ये इमेजिनेशन से समझ में आने वाली बात है। क्लियर हुआ? तो जो मैंने कहा वो मैं ऐसे बोलने जा रहा हूं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल, right, being placed in between the pair of horseshoe magnet in such a way that it can rotate freely। अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, अब ये वाला जो हाथ है मेरा, ये फोर फिंगर की तरह ना है, वो आप इसे पूरा हाथ ले लो, ये हो गया C, ये हो गया D, या ये मैंने कहा था ना, जैसे C और D,
इसके साथ परमानेंटली y है, AB के साथ परमानेंटली x है। तो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइन की दो आर्म्स हो गई AB और CD, मैं इसे घुमाना चाहता हूं, यूं इस तरीके से रोटेट कराना चाहता हूं। तो रोटेट तभी करेगा ना जब ये नॉर्थ और साउथ से कहीं टकरा ना जाए। कहने का मतलब है देयर शुड बी एनफ स्पेस गिवन टू द रेक्टेंगुलर कॉइल सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इट्स एक्सिस। इसकी एक्सिस ये है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है वो एक्सिस है इसकी। क्लियर है? ये रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी के बीच से जो लाइन जा रही है, इस स्ट्रेट लाइन, राइट, वो एक्सिस है अबाउट विच इट हैज टू एग्जीक्यूट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये इमेजिन कर लिया क्या? सब आगे बढ़ू। इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल be placed in between the pair of horseshoe magnet in such a way that it can rotate freely about its axis. The two ends of the rectangular coil, the two ends, एक end A, एक end D, the two ends of the rectangular coil are permanently welded with a pair of half copper ring known as commutator rings. X and Y are known as commutator rings, right? X और Y क्या है हमारी? कॉम्यूटेटर रिंग्स, राइट। अब ये x है, ये y है, ये a के साथ, ये d के साथ परमानेंटली वेल्डेड है। यहां पर दो वर्टिकल कार्बन ब्रशेस हैं, कार्बन की रॉड रखी है मैंने, एक का नाम है B1, एक का नाम है B2। B1 एक वर्टिकल कार्बन रॉड है, B2 एक और वर्टिकल कार्बन रॉड है। ये जो B1 है, x उसे स्लाइटली प्रेस कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है x उसे, ये नहीं है x जो a के साथ वेल्डेड है, उसके साथ ही मैंने कार्बन रॉड को रख दिया, वर्टिकली रख दिया। तो वो जो x है वो स्लाइटली प्रेस कर रहा है, हल्का सा प्रेस कर रहा है, किसे? B1 को, कार्बन ब्रश B1 को। ऐसे ही ये y है जो d के साथ है, वो स्लाइटली प्रेस कर रहा है किसके साथ? B2 के साथ। क्या ये बात भी क्लियर होगी? एंड hence what I want to say that there is also an existence of a pair of vertical carbon brush B1 and B2. Both x and y are slightly pressing against B1 and B2. B1 and B2 are known as carbon brushes. जो यहां पर P और Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो P एंड Q, इसे B1 और B2 भी कह सकते थे, राइट? नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन ब्रशेस, डायग्राम के अकॉर्डिंगली लिखते हैं। क्या ये बात क्लियर है? इमेजिनेशन स्ट्रांग हो रही है ना? ये मेरा हॉर्सशू मैग्नेट नॉर्थ है, ये मेरा हॉर्सशू मैग्नेट साउथ है। कंस्ट्रक्शन समझ आ गई? विद इन नो टाइम वर्किंग समझ में आएगी। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये x है, ये y है, x स्लाइटली प्रेसिंग अगेंस्ट B1, y स्लाइटली प्रेसिंग अगेंस्ट B2। अब ये जो B1 है, ये जो B2 है, राइट, a battery is connected across B1 and B2 with the help of connecting wires. अब मान लिया ये सामने बैटरी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी है, तो बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा ही है। यहां से मैंने एक वायर ली, कनेक्टिंग वायर, कॉपर वायर ले ली, राइट, और उसको मैंने किससे अटैच कर दिया? B1 से। और नेगेटिव पार्ट ऑफ द बैटरी को मैंने वायर के थ्रू किससे कनेक्ट कर दिया? B2 से, राइट, विद द हेल्प ऑफ ए स्विचिंग सीरीज विद दैट, with the help of a switch as ये रहा, with the help of a battery and a switch in series with that. That means the pair of carbon brushes हमारे पास जो है, a battery is connected across B1 and B2 with the help of connecting wires in series along with a switch in series with it. क्या ये बात क्लियर होगी? सामने आ गई मोटर, आपकी आंखों के सामने विजिबल हो गई ना, 3 डायमेंशनली। North, South, rectangular coil, A, B, C, D, A with X, D with Y, B1 X थोड़ा सा B1 को टच कर रहा है, और यानी कि P कह रखा है ना यहाँ पर, ठीक है, P कह देता हूं मैं से,
P वो X टच कर रहा है और ये जो दूसरी कार्बन ब्रश है उसको क्या टच कर रहा है, Y टच कर रहा है। और P और Q जो कार्बन ब्रश है वो कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू बैटरी से कनेक्टेड है। क्लियर? तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिस्से हुए मोटर के? पेयर ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, रेक्टेंगुलर कॉइल, पेयर ऑफ कॉम्यूटेटर रिंग्स X and Y, पेयर ऑफ कार्बन ब्रशेस P and Q, कनेक्टिंग वायर्स, बैटरी, स्विच, बन गई मोटर। क्लियर है? सामने दिख गई मोटर आपको इस तरीके से, सामने आपके सामने विजिबल है, राइट? आपका पूरा फोकस होना चाहिए था यहाँ। किसी को कोई डाउट इसमें अब तक जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन क्रिएट किया है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आई तो कुछ समझ में नहीं आया, वुड बी वेस्टेज ऑफ एंटायर थिंग। समझ में आ गया ना? क्लियर? ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ये मेरा नॉर्थ है, मेरा राइट हैंड, ये साउथ है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से होगी ना, तुम्हारे राइट साइड से तुम्हारे लेफ्ट हैंड की तरफ, इस तरीके से। दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी इमेजिन कर लिया? दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? अब क्या होगा? द होल पर्पस इज टू टैप इन द करंट। टैप इन मतलब एक्सटर्नल सर्किट से इंटरनल सर्किट में करंट को लाना। एक्सटर्नल सर्किट है कनेक्टिंग वायर और बैटरी, तो बैटरी के थ्रू एक्सटर्नल वायर से करंट किसके अंदर चला जाए? इंटरनल सर्किट में। इंटरनल सर्किट में कहां चला जाए? रेक्टेंगुलर कॉइल में चला जाए। तो आप इतना ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये आर्म AB है, ये आर्म CD है। मैग्नेटिक फील्ड, isn't it the direction of magnetic field? Direction of magnetic field is perpendicular to the pair of arms. Is perpendicular to the pair of arms, right? If the direction of magnetic field is perpendicular to the pair of arms. अब मान लो इस आर्म AB में करंट आ गया, तो करंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने बताया था FQB sin थीटा अगर 90 डिग्री के एंगल पर होगा करंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी, जिसके कारण AB मूव करेगा, या नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, वो बाद में देखेंगे। इसी तरीके से CD में करंट जा रहा है, अगर CD में करंट है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, तो CD arm will also experience a force due to which the CD will also move. तो क्या प्रिंसिपल था? The whole purpose is to provide current to the pair of arms of the rectangular coil, which is placed under the influence of uniform magnetic field, and hence the pair of arms will definitely experience a force due to which the pair of arms starts rotating, start executing the vertical circle. कैसे वो भी हम देखेंगे। इतना समझ में आया? और अगर वो मूव करेगा तो शाफ्ट मूव करेगा, शाफ्ट मूव करेगा तो पंखा मूव करेगा, राइट? ड्रम मूव करेगा, पानी ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है? इतना जरूरी है। थोड़ी सी मैंने आइडिया दिया, मैंने वर्किंग नहीं समझाई आपको। यही तो बोला था प्रिंसिपल में, whenever a current carrying conductor, whenever a rectangular coil is placed under the influence of uniform magnetic field, it experiences a force. 12th क्लास में कहेंगे it experiences a torque. फोर्स नहीं बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। क्यों? क्योंकि टॉर्क इज ए फोर्स रेस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन, फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट लीनियर मोशन। वो फोर्स जो कि सर्कुलर मोशन क्रिएट कर दे उसे हम टॉर्क कहते हैं। तो प्रिंसिपल 12th के अंदर लिखेंगे, whenever a current carrying conductor is placed under the influence of uniform magnetic field, it experiences a torque. हम टॉर्क वर्ड यूज करेंगे क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल सर्कुलरली मूव करेगा। अभी देखना, तो मैं इसकी कंस्ट्रक्शन फाइनली रिपीट करने जा रहा हूं, राइट? आपने एग्जाम में नहीं लिखनी, एग्जाम में आपने डायग्राम ढंग से बनाना है, सारी डायरेक्शन दिखा देनी है और लिख देना एज शोन अबव। लेकिन जब तक कंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आई तो हमें वर्किंग कैसे समझ में आएगी? हमें हमारा पर्पस समझना है, रटना है थोड़ा ना। इट कंस्ट्रक्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ a rectangular coil be placed in between the pair of horseshoe magnet in such a way that it can rotate freely about its axis.
एंड दैट एक्सिस इज बेसिकली द एक्जिस्टेंस ऑफ सिलेंड्रिकल सॉलिड शाफ्ट. वो शाफ्ट मूव करता है, right? So it consists of a rectangular coil placed in between the pair of horseshoe magnet in such a way that it can rotate freely about its axis. The two ends of the rectangular coil are permanently welded with a pair of half copper rings known as commutator rings, which in turn X and Y in turn are slightly pressing against a pair of vertical carbon brushes P and Q respectively. A battery is connected across P and Q with the help of connecting wires and a switch in series with that. Khatam. Clear? तो दिस इज व्हाट यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन. अब वर्किंग पर चलते हैं, आराम से समझेंगे. वर्किंग ही सब कुछ है. तो डायरेक्शन आपको पता है, ये पूरा एक तरीके से डायग्राम दे देंगे और आपसे पूछेंगे अब बताओ करंट की डायरेक्शन भी दिखाओ, इसमें फोर्स की डायरेक्शन जैसे दिखा रखी है, ये सब आपको दिखाना होगा. 5 मार्क का क्वेश्चन है. यहां से गलती कर दी, सब कुछ गलत हो गया. इसलिए वर्किंग को समझना बहुत जरूरी है. उसके लिए कंस्ट्रक्शन मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन कर दिया. मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से बता रहा हूँ. राइट नाउ सी व्हाट हैपेंस. अब मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, तो करंट ये था ना मेरा पॉजिटिव, मेरा राइट साइड, आपका जो राइट हैंड है वो मान लिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, तो करंट पॉजिटिव से गया, तो करंट किस में जाएगा, B1 में आएगा या सॉरी इसमें P में आएगा या नहीं. P नाम दे रखा है ना इस वाले को. कार्बन ब्रश P में करंट एंटर करेगा या नहीं. और वो जो X है वो जो P को टच कर रहा है, वो जो X है जो P को टच कर रहा है, तो जब करंट पॉजिटिव बैटरीज ऑफ द टर्मिनल से P में आएगा तो P से X उसे टच कर रहा है तो X में जाएगा, और X के बाद वो आर्म AB में एंटर कर जाएगा. इट विल एंटर इनटू आर्म AB, राइट. तो AB में इस तरीके से एंटर करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, and hence the arm AB will experience a force, right? अब it will experience a force. अब यहां ध्यान से देखो, अब AB में जो फोर्स लगेगी उसके कारण आर्म AB नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, किधर जाएगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताएगा. लेट्स अप्लाई द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. तो अब पहले क्या होगा, यहां से पॉजिटिव से करंट आया P में, P से टच हुआ X में, X से अंदर आर्म के अंदर गया A, B, C और C से D में, तो करंट इज मूविंग अवे, राइट, इन द आर्म CD. द करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू इन द आर्म CD एंड करंट इज एंटरिंग टूवर्ड्स यू थ्रू द आर्म AB. क्या ये बात क्लियर है? द करंट इज एंटरिंग इन current is moving towards you in the arm AB and it is moving away from you in the arm CD. As simple as that, right? नहीं, ये है ना, मेरी तरफ आ रहा है करंट. अरे यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव है बेटा, मैं इतनी से ही तो बता रहा हूँ. वो किसमें P में करंट आया, P से X में आया, तो X A के साथ परमानेंटली वेल्डेड है, तो पॉजिटिव से यानी कि A जो कि मुझसे दूर है मेरी तरफ आया B में, तो करंट इज मूविंग फ्रॉम A टू B यानी कि टुवर्ड्स मी, फ्रॉम A टू B. क्लियर हुआ? करंट इज मूविंग फ्रॉम A टू B, देन B टू C एंड देन C टू D, राइट. अब करंट C टू D यानी कि मूविंग अवे फ्रॉम मी. दिस आर्म रिप्रेजेंट्स, आपकी जो लेफ्ट हैंड है वो रिप्रेजेंट कर रही है आर्म CD और आपकी राइट हैंड रिप्रेजेंट कर रही है आर्म AB. तो A से B, then C, and then C to D. Clear? सबको समझ आ गया ना, मैं यहाँ जो भी बताया अभी तक. अब ये जो C to D की तरफ जा रहा है, तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, नॉर्थ टू साउथ, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द आर्म CD कैरिंग करंट. तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड जब 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो मैक्सिमम फोर्स लगती है करंट कैरिंग कंडक्टर पर, यानी कि आर्म CD विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स, राइट और नॉट. तो उसके कारण जब फोर्स लगेगी तो अब आर्म CD किधर ऊपर जाए, नीचे जाए, कहां जाए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताएगा. ये रहा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो. यहां सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट C to D, C to D.
Forefinger represent the direction of magnetic field. Thumb represent the direction of motion of the arm CD. तो CD will move in the upward direction. CD ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये भी नीचे की तरफ आएगा। ये नहीं हुआ है, ये CD गया ऊपर, ए भी आया नीचे, राइट और नॉट? नहीं बेटे आप गलत समझ गए थे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ ना, सी टू डी करंट जा रहा है, करंट की डायरेक्शन आप ना लेफ्ट हैंड लो, उसकी सेंट्रल फिंगर सी टू डी की तरफ जा रहा है। ए बी के साथ करंट, ए से करंट बी में एंटर हुआ, बी से सी में गया और सी से डी में गया। यस ऑफ कोर्स, मैं पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड सी डी में लगा रहा हूं ना, ए बी में थोड़ा लगा रहा हूं अभी। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, यही तो मैंने बोला, आपका लेफ्ट हैंड सी डी है, उसमें करंट जा रहा है सी टू डी। तो मैंने जो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया है, मैंने ए बी आर्म में नहीं लगाया, सी डी आर्म के लिए लगाया ये, राइट? तो करंट की डायरेक्शन कहां से, सी टू टी, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, thumb is indicating the upward direction and hence the arm CD will move in the upward direction. तो ए बी ऑटोमेटिकली नीचे आएगी, लेकिन अगर आप ए बी पे भी लगाएं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो लगाकर देख लो, ए बी पे लगाते हैं, ये देखिए इस तरीके से मैंने हाथ को टिल्ट कर दिया। अब जो मेरी सेंटर फिंगर है वो मेरी तरफ आ रही है, मैंने हाथ को उल्टा किया, इधर की तरफ आ रहा है, ए टू बी, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स विद द सेम, वो तो यूं की हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, हम ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ गया। So applying Fleming left hand rule to the arm AB represents that the thumb is in the downward direction and hence AB will move in the downward direction. Direction magnetic field remains be the same. The center finger is pointing towards me, representing the direction of current. And hence AB will move in the downward direction and CD will move in the upward direction. क्या ये बात clear है? CD ऊपर गया, ये समझ आ गया था? And hence CD will move in the upward direction and AB will move in the downward direction. तो CD जब ऊपर की तरफ गया, AB नीचे की तरफ आया, तो isn't it the X and Y are no longer in connection with B1 and B2 and hence the circuit gets open. बोलिए, circuit gets open. Now the horizontally placed rectangular wire now stand up in the vertical direction. क्या वो वहीं रुकी रहेगी? उस पे ऑलरेडी फोर्स लग गई है, इट हैज ऑलरेडी गेन्ड द मोमेंटम, द रेक्टेंगुलर कॉइल हैज ऑलरेडी गेन्ड द मोमेंटम एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल, बोथ द आर्म्स एक्सचेंज देयर पोजीशन। नाउ AB, your left hand which was representing CD will move towards the right one, the arm AB will move towards one side and the arm AB will take the side of CD and CD will take the side of AB. क्या ये बात क्लियर है या नहीं? आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन, आधा रेवोल्यूशन के बाद तो AB एंड CD बोथ एक्सचेंज देयर प्लेस पोजीशंस और नॉट? अभी वो कहां है, Y और X, उसको नहीं, सिर्फ एक्सचेंज देयर पोजीशन और नॉट। इतना समझ में आ गया ना? बस इतना याद रखना प्लीज, आप देखो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये जो B1 है वो किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। और ये जो B2 है, यानी कि P की बात कर रहा हूं, P इज कनेक्टेड, कार्बन ब्रश P इज परमानेंटली कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड Q इज परमानेंटली कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, राइट? तो यानी कि करंट एंटर कहां से कर रहा है, हमेशा कहां से एंटर करेगा? करंट विल ऑलवेज एंटर इनटू द सर्किट via P and will leave the circuit, will go in the external circuit, right, via Q. तो P से करंट एंटर करेगा और Q से हमेशा करंट बाहर जाएगा, because the Q is connected with the negative terminal of the battery. Is it clear or not? तो आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं ना मैं। चलो AB पे लगा देंगे तो AB नीचे नहीं जाएगा, सीढ़ी अपने आप ऊपर जाएगा। तो आपको बेटा ढंग से समझ आ जाए इसलिए ऐसा कर रहा हूं, आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूं। अगर मैं पहले AB में बता देता तो मैं हाथ टेढ़ा करके समझाता तो आपको समझ नहीं आता। ये समझ में आया?
तो P is meant to tap in the current and Q is meant to tap out the current. P का मकसद है कार्बन ब्रश, P का मकसद है कि करंट को एक्सटर्नल से इंटरनल सर्किट में यानी कि कनेक्टिंग वायर से रेक्टेंगुलर कॉइल पे पहुंचाना. P का काम ये है. और Q का काम क्या है कि रेक्टेंगुलर कॉइल से कनेक्टिंग वायर में पहुंचाना है यानी कि करंट को इंटरनल से एक्सटर्नल सर्किट की तरफ निकाल देना, टैप आउट कर देना. दिस इज द जॉब ऑफ Q, राइट. पी एंड क्यू का काम समझ आया? बस क्या क्लियर है? तो the job of the pair of carbon brushes is to tap in and tap out the current respectively. अब मान के चलो कि पी एंड क्यू नहीं होता तो कनेक्टिंग वायर को मैं किससे कनेक्ट करता? एक्स से और वाई से कनेक्ट कर देता ना. डायरेक्ट पी एंड क्यू तो है ही नहीं, मैं एक्स से कनेक्ट करता और वाई से कनेक्ट करता. और जब ये करंट तो आता फिर एक्स में आता तो एबी में भी जाता और सीडी में भी जाता, रेक्टेंगुलर कॉइल मूव करती. इजंट इट द ट्विस्टिंग ऑफ वायर टेक्स प्लेस एंड द ट्विस्टिंग ऑफ वायर्स. तो क्या होता है जो कनेक्टिंग वायर्स हैं तो एक्स और वाई के साथ घूमने के कारण ट्विस्टिंग ऑफ वायर विल टेक प्लेस एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द परमानेंट डैमेज टू द कनेक्टिंग वायर्स. और वो परमानेंट डैमेज होता, करंट लीक कर जाता, पूरे का पूरा मोटर खराब हो जाती. तो द जॉब ऑफ पी एंड क्यू कार्बन ब्रश is to act as a bridge to supply the current from the external to internal circuit. समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? and hence prevent the twisting of wire through it. P and Q जो करंट को एक्सटर्नल से अंदर की तरफ लेकर आ रही हैं, उस P and Q का काम क्या है? to prevent the twisting of wire. The job of the carbon brush is to prevent the twisting of wire which is connected to the positive and negative terminal of the battery respectively. और ट्विस्टिंग ऑफ वायर बचेगी तो जब रोटेट करेगा रेक्टेंगुलर कॉइल तो इतना तेजी से रोटेट करेगा. अगर पी एंड क्यू नहीं है, डायरेक्ट हमने एक्स और वाई के साथ वेल्ड कर दिया, एक्स और वाई के साथ परमानेंटली कनेक्ट कर दिया, तो ट्विस्टिंग ऑफ वायर विल टेक प्लेस एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द परमानेंट डैमेज टू द मोटर इटसेल्फ. और मोटर जो है बहुत महंगी आती है. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? What is the role of carbon brush? The role of the carbon brush P and Q is to prevent the twisting of wire by acting as a bridge to supply the current from the external circuit to the internal circuit. ये बात क्लियर है? किसी को डाउट? समझ में आ गया ना पी एंड क्यू क्यों लगाया? अब जो कॉम्यूटेटर रिंग है एक्स, इनिशियल पोजीशन दी थी ना एक्स और ये है वाई. सुकृति यहां जान दो, ये एक्स है. अब ये एक्स अगर पी से कनेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली करंट एंटर करेगा उससे. तो एक्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू टैपिंग द करंट, तो करंट को अंदर लाना है. एंड वाई इज रिस्पॉन्सिबल टू टैप आउट द करंट क्योंकि वो क्या उससे कनेक्टेड है. तो दोनों कॉम्यूटेटर रिंग्स वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स और वाई, अगर हाफ रोटेशन होगा जब सीडी ऊपर जाएगा ए भी नीचे आएगा, बोथ आर्म विल एक्सचेंज देयर पोजीशन. तो आर्म सीडी नाउ इन कांटेक्ट विद पी एंड आर्म ए बी इज इन कांटेक्ट विद क्यू, राइट और नॉट? आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन both arm AB and CD will exchange their position, due to which the arm CD is now in contact with P and hence Y is in contact with P and AB in contact with Q and hence X is in contact with Q. क्या ये बात क्लियर हुई? तो इससे क्या हुआ? जब शुरुआत में X P से कनेक्टेड था तो करंट एंटर कर रहा था. अब X हाफ रेवोल्यूशन के बाद किससे कनेक्ट हो गया? Q से. तो अब X जिसके कारण करंट अंदर आ रहा था हाफ रेवोल्यूशन के बाद, अब X से करंट बाहर जा रहा है. क्यों? बिकॉज X इज इन कॉन्टेक्ट विद Q. और इसी तरीके से Y इज नाउ इन कॉन्टेक्ट विद P, राइट. और जिसके कारण Y जिस करंट को बाहर लेके जा रहा था अब वो करंट उसमें अंदर आएगा, एंटर करेगा. तो कॉम्यूटेटर रिंग्स का काम क्या हुआ? द जॉब ऑफ द कॉम्यूटेटर रिंग्स एक्स एंड वाई इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, after every half revolution of the rotation of rectangular wire.
right? After half revolution, both the arms of the rectangular coil exchange their position. Now the Y come in contact with P and X comes in contact with Q. So Y earlier was tapping out the current, now will allow the current to enter into the arm CD, and X, which was earlier taking up the current, now will allow the current to move out of it. क्लियर हुआ या नहीं? तो आर्म सीडी के अंदर पहले एबी से एंट्री हो रही थी करंट की, आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन अब एंट्री किससे होगी? सीडी से, और एबी से करंट लीव करेगा। अगर इंटरेस्ट के साथ क्लास अटेंड कर रहे हो तो ये समझ में आएगा, इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ। तो आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन ये बात क्लियर हो गई। अब अगेन आफ्टर अनदर हाफ रेवोल्यूशन both the arm will regain their original position, and hence the rectangular coil executes 360-degree rotation, and the rectangular coil completes one revolution, and in that way after completing one revolution both the arm will take their original position. Original position means what? Now AB, the current will enter through AB and leave through CD. After half revolution, current will enter into CD and leave through AB. ये किसके कार्य? करंट की डायरेक्शन AB और CD में किसने चेंज की? कॉम्यूटेटर रिंग्स ने चेंज की। क्लियर है? The job of the commutator rings is to reverse the direction of current after every half revolution of the rectangular coil. Right? भाई प्लीज बोलो तो सही, मैं इतना बोल रहा हूं तभी तो आगे बढ़ूंगा। गुड दिवान, तो आगे बढ़ू, सबको समझ आ गया यहां तक? तो बस इससे क्या होगा, अब जो हाफ रेवोल्यूशन हुआ अब करंट सीडी में एंटर कर रहेगा, तो सीडी जिसपे पहले फोर्स लग रही थी ऊपर की तरफ, अब सीडी पे फोर्स कितने की लगेगी? नीचे की तरफ। और ए बी जिसपे फोर्स नीचे की तरफ लगनी थी, नाउ इट विल मूव इन द अपर डायरेक्शन, एंड हेंस इन दैट वे द रेक्टेंगुलर कॉइल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग, right, the vertical circular motion. The shaft attached to it also executes the circular motion, which in turn drives the various machine. तो मैं इस वर्किंग को फाइनली आपके सामने कुछ सेंटेंसेस के तौर पे रख रहा हूं। The moment switch is closed, current starts flowing through the external wire into the internal circuit. That is from the connecting wires into the rectangular coil. The current enters into the arm AB via P and X respectively, and leave the internal circuit via Y and Q, and enters into the negative terminal of the battery, moves towards the negative terminal of the battery. While doing so, according to the Fleming left hand rule, ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, लिख देना according to the Fleming left hand rule, arm AB will move in the downward direction, CD will move in the upward direction, right? Both the arms will attain the vertical position, hence the circuit gets open, but the pair of arms already gained momentum, and under the gravitational impact it surpluses the vertical position, and thereby both arms exchange their position after half revolution, and hence the direction of current also changes in both the arms with the help of X and Y as commutator rings. In that way, the rectangular coil executes a vertical circular motion. The shaft attached to it also executes the circular motion, which in turn drives the various machine. इसे जितना कॉम्पैक्ट कर सको उतना कॉम्पैक्ट कर देना अपनी लैंग्वेज। Yes, this ends up the working as well. कोई डाउट? हाँ, किसी और को भाई प्लीज। अस्किया, शगुन, आपने तो अस्किया जवाब नहीं दे रहे आज बेटा, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्यों। रेनोएड क्यों हुए बेटा? कोई बात। देखो मेरा पर्पस क्या है तुमसे बुलवाने का, कि भाई यही कि भाई बड़ा मुश्किल होता है सामने स्टूडेंट ना हो पढ़ाना, राइट? 50% एनर्जी तो वैसे ही मैच नहीं करती कि भाई बच्चे पता नहीं सुन भी रहे हैं नहीं, एक डाउट हमेशा रहता दिमाग में, आपको लेकर नहीं है, लेकिन कई बार होता है जब सामने से किसी स्टूडेंट का जवाब नहीं आता ना, तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। एनीवे, ये बात क्लियर हो गई। सो
जो मोटर की एक्सप्लेनेशन मैंने अभी दी है, ये मोटर इतनी आसान नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, एक सॉफ्ट आयरन पीस होता है, ये है जैसे ये, इस मोबाइल को ले लो, सॉफ्ट आयरन पीस, उस पे मोर देन 10,000 रेक्टेंगुलर कॉइल्स के टर्न्स होते हैं और इसे कहते हैं आर्मेचर। 2018 में क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड में, व्हाट इज आर्मेचर? आर्मेचर का आंसर क्या लिखना था? आर्मेचर इज एन असेंबली ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, राइट, with the help of connecting wires, with the help of, is an assembly of soft iron piece and rectangular coil, large number of turns of rectangular coil. Armature is an assembly of soft iron along with a large number of turns of rectangular coil onto it. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन ऐसे मूव कर रही है तो फोर्स नीचे की तरफ है ए बी में, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सी डी में टुवर्ड सी टू डी है, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। फोर्स ए बी ऊपर, सी डी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ए बी नीचे की तरफ मूव कर रहा है। रोल ऑफ एक्स एंड वाई क्या है समझ आ गया, पी एंड क्यू क्या समझ आ गया, एंड व्हाट यू मीन बाय मोटर। अब एफिशिएंसी ऑफ मोटर, द कैपेसिटी और द कैपेबिलिटी ऑफ वर्किंग इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर टर्न्स। जितने ज्यादा रेक्टेंगुलर टर्न्स होंगे सॉफ्ट आयरन पीस पर, एक्चुअली क्या है कि सॉफ्ट आयरन पीस पे रेक्टेंगुलर कॉइल के टर्न्स हैं, करंट जा रहा है उसमें, तो ये असेंबली जिसे मैं आर्मेचर कह रहा हूँ, उसका दूसरा नाम क्या होना चाहिए? कैन एनीबॉडी सजेस्ट मी व्हाट शुड बी द अदर नेम ऑफ द सेम? सोलेनॉइड इज पार्शियली करेक्ट। सॉफ्ट आयरन के ऊपर रेक्टेंगुलर कॉइल, इस पे करंट जाएगा, तो ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। So the purpose of इसीलिए in order to enhance the efficiency of the motor, सिंपल रेक्टेंगुलर कॉइल नहीं होती इसके अंदर आर्मेचर होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के कारण एक एडिशनल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और एनहांस मिल जाती है, और जिसके कारण पूरा का पूरा जो सर्कुलर मोशन है उसकी जो स्पीड है वो एनहांस होती है, इंक्रीज होती है। द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज डिसाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। जितनी तेजी से रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगा उतना तेजी से शाफ्ट रोटेट करेगा, उतना तेजी से ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट करेंगे, या वेरियस मशीन्स अटैच्ड, वेरियस ड्राइव्स अटैच्ड टू द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो मूव करेंगी। समझ में आ गया? वाई टू क्रिएट एन आर्मेचर। तो प्रैक्टिकली आर्मेचर होता है अंदर, ये तो हम इसका, ये जो हमारे सामने जस्ट एक्टिंग एज ए स्केलेटन ऑफ द मोटर। इतनी आसान नहीं होती मोटर जितनी दिखाई गई है, लेकिन स्केलेटन मोटर का यही है प्रिंसिपल, इसका काम करने का यही है। So here it ends the discussion about, हाँ ये ना एक्चुअली जो साइंस फेयर नहीं लगते उसमें काफी स्टूडेंट्स इसी सिंगल के साथ, इसी कंस्ट्रक्शन के साथ बना के लेके जाते हैं। तो खैर आपका ऑनलाइन ये सब कुछ, ऑफलाइन के दौरान जनरली एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, क्रिएट द इलेक्ट्रिक मोटर ऑन योर ओन। तो काफी स्टूडेंट्स 10th 12th के इलेक्ट्रिक मोटर को बनाकर लेके जाते हैं और वहां प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि काम कैसे करती है। तो यहाँ एक ही वायर इसलिए ली गई है क्योंकि हमें आपका यहाँ इस डायग्राम का पर्पस वर्किंग समझना है, राइट? कोई और डाउट बेटा किसी को? तो here it ends the discussion about the electric motor। अगली क्लास के अंदर हम जो कल ही इस चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली खत्म कर देंगे, बस रेलेवेंट कुछ और क्वेश्चन होंगे वो मैं, और बाकी टेस्ट के दौरान तो मैं देता ही रहूंगा, राइट? तो कल आप 4:30 से 6 पहले मैथ्स का डीबीपी कर लेना, उसे मैं चेक करूंगा और भेज देना आपने, उसका मैं बनाने वाला हूँ अभी, आज बैच क्रिएट कर दूंगा उसका, और कल हम रेस्ट ऑफ द डिटेल ऑफ दिस सेम चैप्टर वुड बी कंप्लीट। किसी ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कर दिया?